आर टीम के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नारी शक्ति का रूप है, जीवन का आधार है, माँ बहन और बेटी बनकर घर घर की पहचान है। हर मुश्किल से लड़ती है, सपनों को सच करती है। नारी का सम्मान करो, यही हमारा अभिमान है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा गया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम एक परिचर्चा आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाई है और एक मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ R18 के सेट पर हमारे साथ हैं पुष्पा जी गोखरू, आप जीतो डायरेक्टर, वेस्ट जोन कोऑर्डिनेटर, जैन कॉन्फ्रेंस में नेशनल प्रेसिडेंट, बीजीएस में वाइस चेयरपर्सन, जैन सोशल ग्रुप में प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल फेडरेशन कमिटी चेयरपर्सन। साथ ही आपको महिला गौरव, कार्य साम्राज्य, नारी रत्न अलंकरण, मानद डॉक्टरेट, जैन गौरव पुरस्कार, सेवा रत्न शिरोमणि से ऑनर किया गया है। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं नीतू जी ओसवाल, प्रमोटर डायरेक्टर ओसवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय देराबंद महिला मंडल, past chairperson of Jito Ladies Wing, recognized a token of appreciation at Lord's UK Parliament for social services। कोविड-19 में आपने अपने पॉजिटिव स्पिरिट से वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टार से आपको ऑनर किया गया और स्टाइल आइकन ऑफ भिलवाड़ा 2018 में आपको इससे भी अलंकरण मिला है और आप साथ ही जूरी मेंबर फैमिली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिलवाड़ा के पद पर भी कार्यरत हैं। तो आइए इस परिचर्चा को हम शुरू करते हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। महिला ने बहुत सारे मकाम हासिल किए, क्या वो सशक्त है? क्या वो अभी भी उस दौड़ में लगी हुई है? वो साड़ी से जींस तक के सफर पर आ चुकी है, लेकिन क्या कितनी वो सशक्त हुई है, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम नीतू जी से बात करते हैं। नीतू जी, आपको कैसा लग रहा है आज? सबसे पहले हमें बताइए, हमारे दर्शकों को हमारे सेट पर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आप सभी का, आपने मुझे बुलाया, ये सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो अब आप मुझे बताइए कि आप अपने आप को एक सशक्त नारी के रूप में कहाँ देखती हैं और सशक्त नारी के लिए आपके लिए क्या परिभाषा है? एक सशक्त नारी एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सशक्तिकरण पर हम बात करने के लिए यहाँ आज आपके समक्ष आए हैं। सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं परिभाषा की, तो सशक्तिकरण सिर्फ और सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट शब्दों तक रह गया, अगर ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आज के समय में भी, आज के इस मॉडर्नाइजेशन के युग में भी, डिजिटल एरा में भी, जो रियल सशक्तिकरण है वो सिर्फ हम जैसे कुछ चुनिंदा महिलाओं तक ही सिमट के रह गया है, ऐसा मेरा मानना है। तो सशक्तिकरण की परिभाषा सही मायने में अगर जाननी है तो उनसे पूछे जिन तक ये नहीं पहुंचे, तो हम रियल जो डेफिनेशन है सशक्तिकरण का वो जान पाएंगे। क्योंकि हम तो ब्लेस्ड है, वी आर बोर्न विद सिल्वर स्पून, अगर मैं कह सकूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अच्छे परिवारों में हम, भगवान की हमें आशीर्वाद मिला, अच्छे परिवारों में हमने जन्म लिया, अच्छे माता पिता का हमें संस्कार मिला, इस तरीके से हम हमारे धर्म में, हमारी समाज में कई तरीके से हम सेवाएं दे रहे हैं, हम सशक्त हैं इसलिए दे रहे हैं। आगे हमारी शादी हुई तो ऐसे परिवार मिले जहां हमें पूरा बढ़ावा दिया गया कार्य करने के लिए, तो वी आर ब्लेस्ड। पर जो कुछ ऐसी पिछड़ी महिलाएं हैं जिन्हें ये सब सुख सुविधाएं नहीं मिली, तो सशक्तिकरण की परिभाषा अगर समझनी है तो मुझे लगा उनसे समझना ज्यादा उचित होगा। तो कभी जब किसी ऐसी महिला से कभी बात हुई, तो सशक्तिकरण अगर मैं सहज शब्दों में कहूँ तो उनके लिए सशक्तिकरण ये है कि दीदी, अगर हमें दिन में अगर एक बार सास से या घर वाले, हमारे पति हमें नहीं डांटे या ऊंची आवाज में हमसे बात नहीं करे और हम अपने मन का खा सके, तो हमारे लिए वो भी सशक्तिकरण है। तो सशक्तिकरण की परिभाषा आपके, मेरे, इनके लिए और यहाँ उपस्थित हमारी जितनी भी दर्शक देख रहे हैं उन सबके लिए अलग है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट अगर मैं मेरी बात कहूँ, विद ग्रेस ऑफ गॉड हम सब बहुत सशक्त हैं। और मेरे लिए सशक्तिकरण मैं कहूँगी कंटिन्यूअस एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। यानी मैं ऐसा मानती हूँ कि हर दिन मैं सशक्त बन रही हूँ, हर दिन मैं कुछ नया सीख रही हूँ। आज भी जज्बा है कुछ नया सीखने का, आगे बढ़ने का। आज आपके सेट पर आप सबके समक्ष यहाँ आई हूँ तो कुछ सीख के जाऊंगी, तो ये भी सशक्तिकरण की एक, मैं कह सकती हूँ, पायदान मैंने और चढ़ा।
तो ये मेरा डेफिनेशन है। बिल्कुल सही कहा नीतू जी ने कि हर दिन हमें सीखना और हर दिन हम सीख रहे हैं। तो सशक्तिकरण की परिभाषा शायद यही है कि हर नारी जो हर दिन कुछ सीख रही है वही सशक्तिकरण है शायद। आइए चलते हैं पुष्पा जी के पास। तो पुष्पा जी आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय पे? सबसे पहले सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, इस योग्य समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जैसा कि अभी मेरी बहन नीतू जी ने बताया सशक्तिकरण का, तो सशक्तिकरण की परिभाषा के लिए मैं कहूँगी सशक्तिकरण आधार है शिक्षा का, आत्मनिर्भरता का और संस्कार का। हालांकि सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं अपने आप को भी कुछ सक्षम इसलिए समझती हूँ कि मैं आज निर्णय लेती हूँ, नेतृत्व करती हूँ और अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ और सेवा कार्य करती हूँ। जैसा कि नीतू जी ने बताया कि हम तो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं, तो शायद वो कहीं तक सच है, लेकिन मैं मेरे ऊपर लेके बताना चाहती हूँ कि मैं 58 साल की उम्र तक एक घर में साधारण हाउसवाइफ थी और उसके बाद जो सशक्तिकरण का रूप में जब सामने में आई महिला के उसमें, तो आप देखिए कि सीधा राष्ट्रीय लेवल पर नेतृत्व करने का मौका मिला। उसके लिए गुरु भगवंतों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और अपना खुद का आत्मविश्वास। उससे पहले मैंने कभी भी अपने जीवन में न कभी माइक पकड़ा था, न मैंने कभी किसी मंडल से ज्वाइन हुई थी, न मैं कभी किसी संस्था से ज्वाइन हुई थी और न ही मैंने कभी अपने हस्बैंड के बिजनेस में कुछ हेल्प करी थी। एक मिनट पुष्पा जी, तो आप कह रही है 58 साल के उम्र के बाद, तो उससे पहले जो सफर था और अभी जो सफर है, तो इसको तय करने के लिए सबसे बड़ा आपने क्या मतलब कैसे आपने इसको तय किया, या कॉन्फिडेंस या और क्या चीजें थी साथ में कि यहाँ तक आप पहुंची? उसमें सबसे बड़ा चीज परिवार का साथ, कुछ समाज के व्यक्तियों का साथ। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं आपको ये करना चाहिए। तो जब अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मैं अपने मुक्त हो गई, सास ससुर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारियां, तो फिर लगता था कि घर में जैसे कभी कुछ अकेले हैं। तो फिर उसके बाद इस क्षेत्र में कदम रखा और कदम रखने के बाद जैसे 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 काम किया, तो एक ही नेचर हमेशा काम आता है। मैं सभी महिलाओं को भी उस चीज के लिए निवेदन करूंगी जो कुछ भी इसमें देख रही हैं या सुन रही हैं, कि अपने को जो कुछ भी काम करना है वो फुल डेडिकेशन से और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उस कार्य के प्रति, चाहे वो कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको अपने फुल जिम्मेदारी के साथ यदि अपन उसको निभाए तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकती हैं। और वो ही सच में असली सशक्तिकरण है कि अपने आप को पहचान कर और अपने आप को प्रूव कर कर दुनिया के सामने कुछ कर दिखाना। बहुत सही कहा आपने कि अपने आप समर्पण भाव, सबसे पहला समर्पण भाव होना जरूरी है। हम रोज नया सीख रहे हैं, उसके साथ अगर हम डेडिकेटेड हैं, वी आर डेडिकेटेड, देन वी कैन अचीव एनीथिंग। उसके साथ आगे कहना चाहूंगी कि सशक्तिकरण कोई एक मंजिल नहीं है कि जिसको हमने प्राप्त कर लिया और उसके बाद हम रुक जाएं। ये एक निरंतर क्रिया है। जैसा कि हमारी बहन नीतू जी ने भी बुलाया कि मैं यहाँ आकर भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो मैं तो ये कहूंगी कि मैं तो हर क्षण कुछ सीख रही हूँ, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अभी इस प्लेस पे हूँ चाहे किसी भी प्लेस पे हूँ, हर समय कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। और वही महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि आप अपने क्षेत्र में किसी भी जगह रहें तो किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में न आने दें और उसी को सकारात्मक सोच को सोचते हुए अपने आप को कुछ नया सीख के और आगे निकले। नीतू जी, जैसा अभी एक आंकड़ा है, अगर हम देखें कभी भी उठा के, तो 5% महिलाएं जो हैं वो ही कुछ आंकड़ा नजर आता है कि जो सशक्त की श्रेणी में आती है, मतलब अपने आप को महसूस करती हैं। मेरा ये मानना है, जो हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स और इन सब में। तो उसके पार जो महिलाएं हैं, आप इतने सारे सोशल ग्रुप से जुड़ी हैं, आप बहुत जगह कार्य कर रही हैं, फैमिली कोर्ट एंड एवरीथिंग, हमने आप देखा आपका जो भी है उसमें, आप जो वो पार महिलाएं हैं उनके लिए आपका जो सोशल सर्विसेज है, आप उनको आगे लाने का क्या प्रयास करना चाहेंगे या कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर आपने कहा कि 5% महिला आज के टाइम में एम्पावर्ड है या सशक्त है, तो अब फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा उन 5% से हटा के उन 95% तक, यानी उस 95% के ऊपर। तो अब उस 95% जो हमारी प्रतिशत महिलाओं का जो वर्ग है, अब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये प्रश्न अच्छा है। इसके लिए हम हमारी जो संस्थाएं हैं, हम कई वर्षों से कार्यरत हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ 3-4 चीजें हैं, मूलभूत चीजें, जिनके लिए हमें मतलब बहुत डेडिकेटेड तरीके से
वॉर लेवल पे हमें उन कार्यों को करना चाहिए। अगर आज की डेट में हम चाहते हैं कि इंडिया एक प्रोग्रेसिव नेशन कहने के लिए सिर्फ नहीं बने, बट कुछ करके दिखाए, और वो तभी हो सकता है जब बराबर की भागीदारी पुरुष और महिलाओं की हो। तो किसी भी देश में आप देख लें, जापान देख लें, चाइना देख लें, किसी भी और कंट्री को देख लें, साउथ कोरिया, जो भी कंट्रीज का आप नाम ले लें जो आपको सक्सेसफुल लगती है आज की डेट में, उन वो सब कंट्रीज इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वहाँ इक्वल कंट्रीब्यूशन विमेन्स और मेल्स का है। तो अगर हमारे देश में भी अगर हम ये स्थिति देखना चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है एजुकेशन तो एट पार एक बेसिक नेसेसिटी है ही, बट एजुकेशन के अलावा कुछ और मतलब मुझे लगता है कि भौतिक मतलब इम्पोर्टेंट नेसेसरी जो चीजें हैं, जैसे कह सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल जो एजुकेशन है, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, कि महिला पैसा तो कमा ले और उसको ये पता ही नहीं कि पैसा हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो वो पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है कि भाई मैंने पैसा कमा लिया, भले शेयर मार्केट से हो चाहे किसी भी इनकम सोर्स से हो, पर पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट आप करो जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर लीगल सर्विसेज, आपको आपके राइट्स का पता होना चाहिए, आपके क्या अधिकार है वो महिला को पता होना चाहिए कि आज के संविधान के, भारत के नए संविधान में महिलाओं के लिए क्या अधिकार हमारी गवर्नमेंट ने हमें दिया है, उसका आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसका भी एक प्रॉपर मॉड्यूल है, उसकी भी तरीके हैं, हम इस तरीके के अवेयरनेस कैंप्स लगा सकते हैं जहां हमारी बहनों को पता हो। उसके साथ साथ कुछ बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन के साथ मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बहनों के लिए। तो इस तरह की कुछ चीजें अगर हम स्टार्ट करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की डेट में किसी भी वर्ग की महिला को अगर उसको डिजिटल लिटरेसी अगर हम प्रोवाइड करा देते हैं, तो सबसे इजीएस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग उनके लिए बनता है कि वो घर बैठे पैसा कमा सकती है। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर्स हो गया, आज के टाइम में एक ग्राफिक डिजाइनर है। एक बात कहना चाहूंगी, अभी आपने कहा कि डिजिटल अवेयरनेस और ये जो भी है लीगल अवेयरनेस, ये सब बहुत जरूरी है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी है जो यहाँ तक पहुंच गई है, पहुंच चुकी है, आप भी जानती हैं, ये 5% का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी क्या वो समायोजन कर पा रही है परिवारों में और बाहर से? प्रॉब्लम वही है, चैलेंज आज के टाइम में यही है कि ये जो बैलेंस की बात कर रहे हैं 5% के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। हम एम्पावर्ड तो है, इन ट्रू सेंस क्या हम एम्पावर्ड है, हमें खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। हम दुनिया के कहने के लिए एम्पावर्ड है कि आज हम इस मंच पे खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो एम्पावर्ड है, बट क्या एक्चुअली एम्पावर्ड है? क्या आप जेन्युइनली जानते हैं कि आपकी फैमिली का कितना परसेंटेज ऑफ फाइनेंस कहाँ इन्वेस्टेड है, या आपके हिस्से में जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ इन्वेस्टेड है, आपके नाम से जमीन दी गई वो कहाँ है, क्या आप जानती हैं? अगर नहीं जानती तो एम्पावर्ड नहीं है आप। मेरी आज की यहाँ सुनने वाली सभी श्रोताओं से अनुरोध है, मैं मातृशक्ति से अनुरोध है कि ये जो हम कह सकते हैं कोविड ने हमें मतलब चेक करवाया था, एक ये सेल्फ चेक करा दिया था कि जब हमारे घर के अंदर मेल मेंबर्स बीमार थे और हमें नहीं पता था कि इंश्योरेंस पॉलिसीज कहाँ हैं, हमें नहीं पता था कि कौन सी पॉलिसीज किस नाम पर है और कौन सी पॉलिसीज में कितना मेडिक्लेम है, ये सब हमें नहीं पता। तो ये एक हमारे लिए झटका छोटा सा था, शायद कुदरत ने हमें दिया था, एक इशारा किया था कि अब भी चेत जाओ, अब भी समझ जाओ और जानो, जानने में कोई बुराई नहीं है, आपका अधिकार है, आपका परिवार आपसे प्यार करता है तो निश्चित ही बताएगा कि क्या किस तरीके से प्लान किया हुआ है। तो आई थिंक ये हमारे मेंबर्स के लिए भी जो अपने आप को हम कहते हैं एम्पावर्ड है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सब चीजों को हम जाने समझें। लीगल और ये सारा जो अवेयरनेस लीग्स में आनी चाहिए, और उसके लिए आपका जो संस्थाएं हैं बिल्कुल हम कार्यरत कर रहे हैं। हम अभी भी बहुत सारे हमारे ऑनलाइन भी जो देश के वेल रिनाउंड जितनी भी लॉयर्स हैं उनके साथ ही हम कई बार मतलब ऑनलाइन सेमिनार सेशंस होते हैं, विल्स के बारे में होते हैं, आपकी लीगल राइट्स के बारे में होते हैं। इसीलिए तो आवश्यकता है, इसीलिए तो आवश्यकता है। उन महिलाओं के लिए आप जरूर बोलिए कि आप इससे जुड़े, तभी आप असल में मुझे लगता है मैंने मेरे तरीके से आह्वान किया, हाथ जोड़ के पुनः आह्वान करती हूँ हमारी महिला शक्ति को जो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सुन रही है आपकी बात, कि ये जो बेसिक नेसेसिटी है आज के लाइफ में, खाने के अलावा भी कुछ और चीजें होती है, मुझे लगता है ये जो हमें सही रूप में आत्मनिर्भर बनाएगा वो ये चीजें हैं। प्लीज इसकी और भी आप ध्यान दें। बहुत सही आपने कहा है। पुष्पा जी, आपका इसके बारे में क्या विचार है? जो 95% जो महिलाएं हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है, और उसके लिए आपकी संस्थाएं किस तरह से कर रही है, आप किस तरह से अपने आप को इस कार्य में लगा रही हैं? हाँ, जैसे कि 95 महिलाओं के बारे में जो कहना चाहिए, उनके लिए हमें शिक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए और उनमें कुछ संस्कार भी उनके साथ डेवलप रहे और कुछ मूल्यों के लिए जो कि उनको नॉलेज नहीं है, उनकी जागरूकता के लिए कुछ अभियान हमें चलाने चाहिए, वो हम चला रहे हैं। उनके कौशल विकास के लिए चला रहे हैं, उनके नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए चला रहे हैं, उनकी वाक कला के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं, जैसे हम ट्रेड एक्सपो लगवाते हैं, AI कंप्यूटर्स की क्लासेस लगवाते हैं,
लीगल क्लासेस लगवाते हैं और इंश्योरेंस आदि की क्लासेस लगवाते हैं। इस तरह के गृह उद्योग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह ताकि के वो आगे आए, उनको हाँ, मंच मिले। जिनमें जो कुछ भी योग्यता है हाँ, उसी योग्यता को वो पहचान सके और उस योग्यता का उसका काम अपने आप से वो अपने आप का निखार ला सके और उसका खुद का, देश का, समाज का और राष्ट्र का उत्थान कर सके। ऐसी हम पूरी कोशिश करते हैं और इस कोशिशों में हम कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। हालांकि सभी महिलाओं को हम जागरूक नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि हम एक-एक को पकड़ के हम उसका कर्तव्य नहीं समझा सकते, क्योंकि आज की महिला अधिकार तो सब चाहती है, लेकिन कर्तव्य और जिम्मेदारी से पीछे हटती है। तो उसमें हम हमेशा एक लाइन हमेशा बोलते हैं कि अपने अधिकारों के साथ में अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पूरी से ध्यान रखें और उसको साथ में रखते अपने संस्कार और संस्कृति को जोड़ते हुए, अपने मूल्यों का ध्यान रखते हुए और आप अपने उसको आगे बढ़ें, तो उन क्षेत्रों में हम कई जगह सफल भी हुए हैं और कई जगह असफल भी हुए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर महिला अपने क्षेत्र में अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी आत्मनिर्भरता को पहचाने और अपने कौशल को अपने आप में लाके खुद सशक्त बने, ताकि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें। मुझे भी खुद को भी कई बार लगता है कि आज एक पुरुष है, वो तो अपनी जगह में खुद बना भी लेगा, खिला भी लेगा, नहीं तो सर्वेंट रख लेगा, क्योंकि बिजनेस तो उसके हाथ में हैंडल है। खाना बनाना, खिलाना तो आज बहुत आसान हो गया है कि हर कोई पुरुष भी बना लेता है, नहीं तो सर्वेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन हम महिलाओं को भी बहुत सी चीजों का पता नहीं होता है कि हमें कहाँ इंश्योरेंस कागज पड़े हैं, कहाँ हमारी प्रॉपर्टी पड़ी है, कहाँ हमारे को लीगल अवेयरनेस रखनी है, कब हमको रेड पड़ जाती तो देखना है, कब हमको किस जगह जागरूक रहना है, किस तरह के आंसर्स देना है। तो इसलिए मैं उन सभी महिलाओं को सचेत करना चाहूंगी कि आज अपन जब न्यूक्लियर फैमिली में रहने लग गए, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम किस तरह से अपने आप को फुल्ली इंडिपेंडेंट बनाएं। हमें पुरुषों की बराबरी नहीं करनी है, हमें पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलना है, लेकिन हमें आज अपने नॉलेज, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सारी जानकारी पूरी होनी चाहिए। इसलिए हर महिला को जागरूक रहना चाहिए। और जैसा कि आपने बोला कि 5% महिला ही हैं, लेकिन मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि हम उन 5 महिलाओं से भी ज्यादा जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो ज्यादा सशक्त है। उनको उनका पता है कि उनको इसके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपने बिल्कुल सही कहा, जो 5% महिलाएं हैं उसमें थोड़ी सी विरोधाभास हो सकता है। नीतू जी, आपसे भी रहेगा ये चीज, मैं जो बोल रही हूँ कि 5% जो महिलाओं का आंकड़ा मेरे खुद गांव की महिलाएं, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, वो महिलाएं मतलब मेरे हिसाब से असाक्षर, ठीक, लेकिन वो नई पीढ़ी के साथ भी समायोजन कर रही है और पुरानी पीढ़ी के साथ भी समायोजन कर रही है। मैं इसमें कहना चाहूंगी, वो सशक्त है नहीं, मैं उसमें कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी समस्या भी उत्पन्न हुई है। साड़ी से जींस तक का सफर पूरा किया, मैं किसी पे वो नहीं करी, लेकिन एक बात बता रही हूँ, वो साड़ी से जींस, आप मेरी बात समझ रही हैं, वो सफर तय कर लिया है औरत ने, लेकिन क्या वो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के साथ समायोजित हो पाती? मेरा ऐसा मानना है कि महिला तो बाय नैसर्गिक गुण है ये महिलाओं का, कि जो सामंजस्य बैठाने वाली बात है वो महिलाओं में नैसर्गिक तरीके से रहती है, भगवान हमें दे के भेजता है। तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के साथ जो बैलेंसिंग या सामंजस्य बैठाने की जो बात है, वो मुझे थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है कि ये बाय नेचर हम में है। हम बहुत इजीली सब चीजें, जब हम 20-25 साल इस परिवार के साथ रहे हैं, उसको छोड़ के हम किसी नए परिवार को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो नई और पुरानी पीढ़ी के साथ तो ये डिफिकल्टी नहीं आती। रैदर जो आपने बात की, हाँ, कि साड़ी से जीन्स वाला जो आपने बात किया, तो ये मुझे लगता है ये एक चॉइस कंफर्ट की है, ये आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, ये कंफर्ट की बात है कि जब एक महिला आत्मनिर्भर हो गई है, तो उसके पास एक लिमिटेड वही 24 घंटे हैं जिसमें वो घर मैनेज कर सकती है और जिसमें ऑफिस मैनेज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं समय को बचाने के लिए और कम समय में भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट होने के लिए, अपने परिवार की मतलब जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करने के लिए वो शॉर्ट टाइम के अंदर कैसे मैनेज करें, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये शिफ्ट है। हाँ पुष्पा जी, आप कुछ कह रहे थे? जैसा कि मैं कह रही थी कि हाँ, जिन इन 5% महिलाओं के ऊपर आज की जो ग्रामीण महिला है वो ज्यादा सशक्त है। उनको पता होता है कि उनका बैंक बैलेंस क्या है, वो जाके खुद अपने बैंक बैलेंस देखती है। उनको पता होता है कि उनका प्रॉपर्टी क्या है, खेत क्या है। आज हमारे जैसे को कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उनको उनकी सब चीजें पता होती है और उनका कहाँ उनका पैसा पड़ा, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरे से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास में जहाँ बैंक है तो ग्रामीण महिलाओं की लाइन लगी रहती है, लेकिन मैंने कभी आज तक बैंक जाके मैंने अपना बैंक बैलेंस नहीं चेक किया। तो इसलिए उन 5% महिलाओं को अपन असशक्त नहीं कह सकते। हाँ, नहीं,
हाँ। 95% महिलाओं को असशक्त नहीं कह सकते हैं, फिर भी मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि यू आर द बिल्ट नॉट टू सिंक डाउन टू लेस बट ब्लॉसम साइड इनटू मोर। अर्थात नारी, तुम दबी सिकुड़ू रहने के लिए नहीं बनी हो, खिलो और अपनी शक्तियों को उजागर करो, तभी तुम जाके सशक्त बन सकती हो। और रहा जीन्स से लेकर साड़ी हाँ, तक, ये तो बस ये तो एक परिवर्तन, समय का परिवर्तन समय है का और वेश का परिवर्तन ही है। परिवर्तन है। हाँ, उस परिवर्तन से ऊपर मैं तो ये चाहूंगी कि अपना आंतरिक परिवर्तन हो, अपने सोच में परिवर्तन हो, अपने विचारों में परिवर्तन हो, तो शायद ज्यादा सशक्त हो सकती है और ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। एक चीज मैं इसमें ऐड करना हाँ, चाहूंगी, अगर आपको समय परमिट करता है। हाँ, तो पुष्पा जी ने बात की अभी गांव की महिलाओं की कि वो सक्षम है, तो इसमें मेरा एक विरोधाभास है इसके अंदर। वो सक्षम इसलिए प्रतीत होती है नहीं, प्रतीत होती है क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको कार्य सब हाथ से करना है। अब आज के युग की अगर हम यहाँ तीनों खड़े महिलाओं की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास कंफर्ट इतना है, हमारे पास कार्य करने वाले लोग इतने हैं कि हम उस कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप आउट नहीं करना चाहते। बैंक जाना है तो हम क्यों जाएंगे, स्टाफ है, डिपॉजिट भी कर देगा, चेक भी ले आएगा, मैम से सिग्नेचर भी करा देगा, सब काम कर देगा। तो ये जो कंफर्ट है, उसने ये एम्पावरमेंट की जर्नी है ना, मुझे लगता है उसकी रफ्तार कहीं कम कर दी है। और यही जहां आपने जो कहा गांव की महिलाओं की बात, उनमें ये चीज अभी भी इसलिए हमें दिखती है कि वो काम अपने आप करते हैं, उन्हें पता है। हम ये पेन ही नहीं लेते क्योंकि हम हर चीज को इतना इजीली अवेलेबल हमारे पास होती है, और हम उस एक बबल के अंदर रहते हैं। मैं कह सकती हूँ एक बबल है हमारे दिमाग में ऐसा कि हर चीज अच्छा ही होने वाला है, हम इतने कंफर्ट में है कि फ्यूचर भी अच्छा ही होने वाला है, तो शायद इसलिए हम वो एफर्ट नहीं करते। और गांव की महिलाओं के पास एश्योरेंस नहीं है कि कल को क्या होगा, कल अच्छा होगा या नहीं होगा। ये जो डर है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, इंसान से सब कुछ करवा देता है। तो इसलिए शायद आत्मनिर्भर ओके, मैं इस बात से आपसे एग्री करती हूँ कि पर हमें भी अपने अंदर एक डर तो नहीं लेकिन एक जागरूकता रखनी चाहिए जागरूकता है कि हमें अपने को सब चीजें अवेयरनेस रहना चाहिए। वो मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूंगी कि डर की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस की हम सभी महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए इस परिचर्चा को जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे महिला के सशक्तिकरण की। हमारे पास बहुत सारी चीजें नीतू जी ओसवाल और पुष्पा जी गुप्ता ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं और आपसे भी शेयर की हैं कि लीगल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस और अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे बनाया है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखना है और हमें एम्पावर्ड कैसे होना है, ये हम सभी ने जाना है। और जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो महिलाएं इसे देख रही हैं, सबसे हमारा यही निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस पे गौर कीजिए और अपने आप को एम्पावर्ड बनाइए। तो इस परिचर्चा को आगे जारी रखते हैं। पुष्पा जी, आप अपने कुछ विचार रखने चाह रही हैं हमारी महिलाओं को, तो आपसे हम शुरू करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, जब संकल्प स्पष्ट हो और नेतृत्व मजबूत हो और सेवा सच्ची हो और कुछ कर गुजरने का इरादा हो, तो परिवर्तन अवश्य होता है। मैं पुष्पा गोखरू, सेवा मेरा संकल्प, नेतृत्व मेरी पहचान और परिवार समाज मेरी शक्ति है। मैं इन्हीं तीनों चीजों से आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत सुंदर बात। लीडरशिप होनी बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। एक जो मिसिंग है आजकल लेडीज में, मतलब अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को एम्पावर्ड जब वो हो जाएगी खुद ही, जब वो खुद मैनेज हो जाएगी। पहले अपने आप को मैनेज कैसे होगी, जब कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास लाना होगा, उसी के साथ आपको डेडिकेटेडली वर्क करना होगा, तब जाके आप एम्पावर्ड हो सकते हैं। पुष्पा जी, हम इसी परिचर्चा को आगे रखते हैं, बढ़ाते हैं और आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या आज महिला एक डिसीजन मेकर है या उसको हर निर्णय के लिए, हर डिसीजन के लिए उसको पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है? आपका क्या मानना है इसके बारे में? देखिए, इसमें मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगी कि निर्भरता, ये शब्द एक मानसिकता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि परिवार में जब दो व्यक्ति कोई डिसीजन लेते हैं तो दोनों एक ही दूसरे के पूरक होते हैं, प्रतिद्वंदी नहीं है। एक मिनट, दोनों के पूरक होते हैं। जैसे आपके कोई डिसीजन अगर आपके घर में लेना होता है तो आपके हस्बैंड आपको पूछते हैं, और डिसीजन लास्ट किसका होता है? उसमें डिसीजन लास्ट कई बार इनका होता है और कई बार मेरा होता है। और मैं तो ये मानती हूँ कि 60-70% महिलाओं के डिसीजन होते हैं
लेकिन उस पर ठप्पा पुरुषों का लगा हुआ है। वो उस ठप्पे की बात हो रही है, उस क्योंकि ठप्पे की ठीक है, बात हो रही है। पर उसमें अपने को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, कि हमें बराबरी नहीं करनी है, हमें उन्हें साथ साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, तो हमें वो सम्मान मिलेगा। और जिस दिन हम बराबरी पे और आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें वो सम्मान नहीं आगे मिलेगा। निकलने की बात नहीं है और ना उसकी, मैं इन सब चीज से एग्री हूँ, लेकिन जो वो ठप्पा वर्ड एक आ जाता है माइंड में, तो वो क्यों आता है और कब ऐसा होगा? देखिए, उसके लिए तो सिर्फ इतना सा कहूंगी कि आज भी भारत जो हमारा देश है वो पुरुष प्रधान देश है, और जो महिलाओं में शक्ति दी है, सामंजस्य की जो पावर दी है, सहनशीलता दी है, और जो डिसीजन मेकर की जो पावर महिलाओं में है, और उसके बाद उसको वापस से सहन करने की शक्ति भी जो महिलाओं में है, शायद वो पुरुषों में नहीं है। तो इसलिए हमें क्या फर्क पड़ता है कि ठप्पा उनका रहे, हम अंदर से तो समझते हैं कि डिसीजन हमारा ही है। पुरुष प्रधान देश लेकिन में जो महिलाएं यदि इस तरह से सोच के अपने आप में डिप्रेस महसूस करती है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप उसमें डिप्रेस ना हो, अपने से दूसरों को ज्यादा, सभी को क्या बोलना चाहिए, रेस्पेक्ट देके रेस्पेक्ट लेने की आदत सीखे। बहुत अच्छी बात कही, रिस्पेक्ट देके रिस्पेक्ट लेने की बात आपने कही, बहुत सुंदर बात है। नीतू जी, आई विल बैक विद यू और सेम क्वेश्चन पे आती हूँ, मैं ऑन द सेम क्वेश्चन। यस, ऑफ कोर्स। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और वहीं साथ में डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं पुरुष वर्ग पर, तो जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो एक हैबिट भी होती है और एक कंडीशनिंग भी होती है हमारे दिमाग में। हैबिट भी है जो महिलाओं में बचपन से, वो कंडीशनिंग के माध्यम से हैबिट बन जाती है हमारे दिमाग में। सिंपली फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, कई बार होता है, मैं भी कर देती हूँ, मेरे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है, जो कि मैं नहीं करती हूँ, मतलब मैक्सिमम मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नहीं करूँ, पर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अगर बेटे से पूछा, बच्चों से पूछा कि बेटा क्या बनाना है खाने में, बेटे ने बोला आज ये बना दो, बेटे ने बोला आज ये बना दो, तो 99% टाइम्स हम ट्राई करते हैं कि बेटी की बात ही मानते हैं, क्योंकि वो फंसी ईटर है। पर अगर बेटे ने कभी कह दिया तो बेटी को बोलते हैं एडजस्ट कर लेना। तो ये जो कंडीशनिंग है आज के टाइम में तो बहुत कम हो गई। मैं कुछ शब्दों के लिए कह रही हूँ कि आज के टाइम में तो, क्योंकि हम बहुत अपने आप को एम्पावर्ड समझते हैं और हम नई दुनिया देख रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे एक पर्टिकुलर तरीके से उनका, मतलब उनकी वेलबींग हो, उनका जो आगे भावी जीवन एक तरीके से गुजरे, तो ये तो समझ रहे हैं। पर जो पुरानी औरतें थी, हमारी एज की जो मिडिल एज विमेन्स थी, जो 30s 40s में, उनकी भी उस जमाने में कंडीशनिंग ऐसी हुई थी कि शायद एडजस्ट कर लेना क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, हैबिट हो गई। वो कंडीशनिंग की शब्द बोल के ऐसी कंडीशनिंग हो गई है हमारे डिसीजन मेकर्स, बहुत डिफिकल्ट है इस कंडीशनिंग को ब्रेक करना। किसी भी हैबिट को, अगर आप किसी धागे पर, सिंपल एग्जांपल देना चाहते हैं, अगर आप एक धागे को बार बार हाथ पे लपेटेंगे और वो गुच्छा बन गया उस धागे का, तो क्या उसको तोड़ पाएंगे? उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसको तोड़ने के लिए आपको एक धागे को तोड़ना पड़ेगा, तब वो धागा टूटेगा, तब वो गुच्छा टूटेगा, तब उस लूप से आप बाहर निकल पाएंगे। तो ये जो कंडीशनिंग है हमारे दिमाग की, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, बट यस, women nowadays are trying hard। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो पुरुष वर्ग है, जो हमारे समकक्ष खड़े हैं, वो भी ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये पावर उन तक जाए, ताकि वो भी थोड़े रिलीव हो कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए हमसे नहीं पूछा जाए, ये डिसीजन आप खुद ही ले लीजिए। अगर आपने अर्न किया, आपका पैसा है, तो राइट, you have the right, you own the right to, किस तरीके से मेरे डिसीजन ऐसे हैं, बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें शायद पुरुष की सहमति या वो जो ठप्पे वाली बात आ रही है वो आती है। हाँ, तो जैसा कि कहा गया, हमारा पुरुष प्रधान समाज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी के अंदर आप सडनली तो ये नहीं कर सकते ना कि एकदम से कि अगर माँ ने कर दिया, माँ ने कह दिया इस घर की तो वही चीज होगा, या बहू ने कह दिया तो वही चीज होगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है इस माइंडसेट को ब्रेक कर पाना। इट विल टेक टाइम, आई थिंक we still have time, but still I want to say that we are very nice decision makers. Absolutely, there is no doubt about it. मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगी कि जो एक्सेप्ट और कॉम्प्रोमाइज, इन 2 शब्दों को छोड़ के हम इसी शब्द में एक एक्सपेक्ट करना, यानी स्वीकार करना, हम उन चीजों को स्वीकार कर लें तो शायद हमारी आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और निर्भरता भी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब जिस दिन हम एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तो हमें अपने आप को निर्भरता भी अपने में आ जाएगी, क्योंकि हमें छोटे छोटे डिसीजन पे जाना नहीं पड़ेगा। और जब उसको अपन एक्सेप्ट करेंगे तो अपन अपने को कुछ कर दिखाने का कौशल अपना आप जो बाहर निकलेगा। तो जब अपन कुछ कर देंगे तो दिखाएंगे लोगों को, तो चाहे उसमें हमारा पति हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे बच्चे हो,
तो वो उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद वो अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे और हमें वो फ्रीडम भी देंगे और हम निर्भर नहीं रहेंगे। एक मिनट, आपने कहा एक वर्ड है एक्सेप्ट, तो वो जो वर्ड है उसमें क्या एक्सेप्ट करते 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 क्या नारी जो है अपनी अपनी उसकी क्या वो रह जाती है फिर? नहीं, वो उसमें अपन अभी तक ये होता है कि आप खुद कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, लेकिन जब अपन ने उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया तो अपने को उस समय सही वैल्यू मालूम पड़ेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। अभी तक तो अपन ये चीज इस पे मतलब जाते ही नहीं डिबेट पे कि सही गलत क्या है। मैंने ये कह दिया यही होना चाहिए, उसने ये कह दिया उससे वो सोचता मेरे वही कहना है, और वहां ईगो टकराए जाते हैं। और जब ईगो टकराने आ जाते हैं तो फिर सही गलत की वैल्यू तो खत्म हो जाती है और आप अपने आपस में सामंजस्य खो के और फाइट्स पे लग जाते हैं। हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज शब्द को भूल कर उन चीजों को परिस्थिति को एक्सेप्ट करके और आप अपने डिसीजंस करें कि भाई इस समय इस परिस्थिति का या इस अनुकूल वातावरण का या प्रतिकूल वातावरण का क्या सही डिसीजन हो सकता है। तो आपको निर्भरता भी बढ़ेगी और आपके डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ेगी और साथ में लोग उस डिसीजन को एक्सेप्ट भी इस पे करेंगे। एक चीज मेरा कहना है कि डिपेंडेंस से जब हम डायलॉग की ओर शिफ्ट हो जाएंगे ना परिवारों में, कि डिपेंडेंसी की लड़ाई से जब हम डायलॉग पे शिफ्ट हो जाएंगे तभी हम एक्चुअल तरीके से आत्मनिर्भर बना पाएंगे। क्योंकि जब डायलॉग होता है यानी जब चर्चा होती है किसी भी एक मुद्दे पे जिस पे डिसीजन लेना, अगर उस पे बैठ के चर्चा की जाए कि अगर हमारे घर में किसी और का कोई और मत है, भले वो महिला दूसरी महिला ही क्यों ना, अगर उनका कोई और मत है और अगर किसी और का कोई और मत है, अगर बैठ के चर्चा के माध्यम से अगर डिसीजन पे पहुंचा जाए ना, तो ना तो कभी ईगो में क्रैश होता है, ना कभी एक्सेप्टेंस की बात आती है, ना कहीं दूसरी चीज, क्योंकि सभी अपने आप में खुश है, सबने सोच समझ के उस चीज की हामी भरी है, सबने एक म्यूचुअल कंसेंट से उस डिसीजन तक पहुंचे हैं। तो डायलॉग पे पहुंचना बहुत पहुंचना है और डिपेंडेंसी से डायलॉग का जो सफर है वो ही एक्चुअल आत्मनिर्भरता है। सब बैठ के डिसीजन ले किसी भी चीज पे। मैं एग्री करती हूँ और उसको सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूंगी कि अपन विवाद की बजाय संवाद पे जाएं और संवाद पर जाकर फिर उसका डिसीजन करें तो निर्भरता बढ़ेगी। हाँ नीतू जी, अभी इतनी बातें हम कर रहे हैं तो बराबरी का जो अधिकार है आज भी पुरुष के पीछे ही है, तो उसको कैसे लाया जाए, या इस पे वक्त चल रहा है या हो रहा है, या वो भी नहीं है बराबर, और बराबर क्या दर्जा है? इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए कोई चैरिटी नहीं है महिलाओं के लिए। हमारे लिए दिस इज नॉट अ चैरिटी कि भैया ये नाराज हो जाएंगी इनका कर दो काम, या इनको अपने बराबर लाके बैठा दो नाराज हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट अ चैरिटी, दिस इज द नेसेसिटी, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अगर हम चाहते हैं हमारा समाज सही दिशा में आगे बढ़े तो महिलाओं का जो एक बराबर की हिस्सेदारी है, हम बराबरी कभी पुरुषों की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नैसर्गिक गुण पुरुषों के अलग हैं, महिलाओं के अलग है। भगवान ने किसी उद्देश्य से पुरुष को पुरुष और महिला को महिला बनाया है, पर बात सिर्फ सम्मान की है। ये सम्मान के तबके की जब बात आती है, जब दोनों समकक्ष हो, जब उस लेवल पर हम पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है काफी सारी चीजों की मतलब जो हम आज के टाइम में स्ट्रगल कह रहे हैं वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो चैरिटी ना हो और उसको समकक्ष लाया जाए। आपका इस बारे में हाँ, मेरा इस बारे में मैं टोटली एग्री करती हूँ नीतू भाभी से। साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो बराबरी शब्द है वो सिर्फ कानून से नहीं, किसी अवसर से अपने को पता लगती है कि हम बराबर हैं या नहीं है। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो महिलाएं काफी बराबरी पे आ गई है, आर्थिक निर्भरता पे देखो तो भी कुछ परसेंटेज में काफी बराबरी पे आ चुकी है। लेकिन हाँ, उनको एक नेतृत्व का मंच कम मिल रहा है, तो वो मंच उनको बराबर मिलते रहना चाहिए। और परिवार का जो प्रोत्साहन आज के ज़माने में मैं जैसा सोचती हूँ कि काफ़ी परसेंटेज में परिवार का प्रोत्साहन हम लोगों को मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है तो उन परिवारों को से भी कहना है, निवेदन है कि वो आप अपने घर में महिलाओं को, बच्चियों को बराबर का प्रोत्साहन दें ताकि वो अपने हिसाब से वो अपना कुछ कर सके। और उसके बाद जब मैं ये कहना चाहूँगी, इसमें हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है कि हमें एक ठप्पा मिले कि हम बराबर हैं या वो हैं। हमें अपना प्रतिनिधित्व सोच विकसित करनी पड़ेगी ताकि हम अपने आप को कुछ करके प्रेजेंट करके दिखा सके कि हम वो हैं। तो उसमें हमें बराबरी का एक वो क्या बोलना चाहिए स्लोगन, हमें बराबर बनना वो नहीं करना है, और अपने आप को कुछ प्रूव करके देना होगा जिससे कि अपने आप बराबरी का दर्जा हमें मिल सकता है। और मिल भी रहा है, और मिल भी रहा है, मिलता भी रहेगा और हम यही मंगल कामना करते हैं और यही सोच रखते हैं आगे के लिए। आज जो अखबारों में जो हम दोनों से ही ये प्रश्न है, एक बात साझा हो रही है
कि जो आज भी न्यूज़पेपर उठाते हैं, इतना मीडिया और इतना सब दिखाता है, महिला उत्पीड़न, हिंसा की घटनाएं, बलात्कार, रेप, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, और हर दिन एक पेज होता है। तो उस टाइम पुरुष है जिम्मेदार, लेकिन महिला कितनी जिम्मेदार है इसके लिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो एक प्रश्न ही अपने आप में गलत लगता है स्मिता जी, क्योंकि हाँ। मुझे लगता है जब कोई अपराध होता है हाँ। तो अपराधी ही गलत हो सकता है, विक्टिम कैसे गलत हो सकता है? और वो भी जिस तरह के अपराध की हम बात कर रहे हैं, हाँ, उस केस में विक्टिम कैसे गलत हो सकता है? अपराधी ही गुनहगार हो सकता है। लेकिन आज जो महिलाएं भी जो जिस तरह का मतलब चल रहा है कल्चर, फूहड़पंती भी है बहुत सारी, बाहर इस तरह से निकलना, क्या उनको उत्तेजित किया जाता है या ऐसा कुछ निकल के आता है, फिर कमजोर महिलाओं पे वो उत्पीड़न होता है, इस तरह की एक मेंटालिटी भी सामने आती है कितनी बार? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी में एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारी सोसाइटी किस और प्रगति कर रही है। इसका मेन सबसे जो अच्छे तबके में है, बात करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छे पर मैं तबके कहना में बात चाहूंगी करें। अच्छे तबके में भी आजकल आजकल चीजें कोई ऐसी तो होती बाहर हैं नहीं सोसाइटी निकलती है। बाहर नहीं निकलती, निकलता बिकॉज़ है। पॉलिश तरीके से पॉलिश तरीके से हो रहा तो है। ये जिस चीजों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी और हाँ, हाँ। आपका इशारा है, हम ये समझ लें कि ये बेसिकली बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है हाँ। हमारी सोसाइटी के लिए। और अगर सोसाइटी को एट लार्ज अगर हमें संभाल के रखना है, हमारी बेटियों को संभाल के रखना है, तो जो सोशल मीडिया का ये जो कीड़ा है ना सबके दिमाग में, वो सोशल मीडिया इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। आई टोटली एग्री विद इट। आई एम नॉट एंटी दिस, तो प्लीज आप किसी भी तरह के मैसेजेस मत डालिएगा। Social media is very important for our economy, development of the economy as well. But social media का जिस तरीके से wrong use होता है, just to present certain things in a certain way, उससे क्या बाकी लोगों को लगता है कि वो कितना खुश है, वो कितना perfect है, picture perfect है, या उसकी लाइफ में सब चीजें कितनी perfect है, बस वो एक present करने का तरीका है। तो उसके कारण मुझे लगता है जो शायद जो उतनी uneducated ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी गर्ल्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, वो भी अपने आप को उसके समकक्ष लाने के लिए बहुत कुछ करती है ऐसा, और शायद उस ट्रैप में आ जाती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें नजरिए का भी फर्क है। जब हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो आपकी बेटियों को भी आपको सिखाना चाहिए। ये मेरा प्रश्न था कि बेटी को तो बोला जाता है, तो बेटे को भी पुरुष अपनी सोच को तो बदले। बिल्कुल, उसको ये दिखाना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि ये समझ लेना चाहिए कि जो 15 से 25 वर्ष की या 20 वर्ष की आयु एक मर्द की होती है, जो एज होती है उसकी, उस एज में वो, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो पुरुष अपनी बेटी का भविष्य लिखता है। तो जब तुम किसी और लड़की को नजर उठा के देखो, तो समझ लो कि तुम अपनी बेटी का भविष्य लिख रहे हो। तो तुम जो अच्छी चीजें अपनी बेटी के लिए चाहते हो, या उसकी भविष्य के लिए चाहते हो, अपनी भावी पीढ़ी के लिए चाहते हो, कुछ वैसी नजर से देखो आप सामने वाली बहन। तो इसके लिए तो पुरुष सोच बदलो कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। पुष्पा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देखो, कोई भी सामाजिक घटना जो होती है, उसकी जिम्मेदारी किसी भी एक पक्ष पे नहीं डाल सकते। हमेशा ताली दो हाथ से बजती है। कभी गलती पुरुष की होती है तो कभी गलती महिलाओं की होती है। लेकिन आजकल की आधुनिकता की दौड़ में और भौतिकता की दौड़ में जो महिलाओं ने अपने आप को चेंज किया है, चाहे उसको, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका था कि साड़ी से जीन्स तक, तो उन पहनावों की वजह से भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मेरा सिर्फ सभी महिलाओं से और अपनी बेटियों से ये निवेदन है कि पुरुष वर्ग तो आज भी, पहले भी वैसा ही था, अभी भी पहले ही ऐसा ही है, और अपर क्लास और लोअर क्लास में ये चीजें काफी कुछ होती आई है और देखते आए हैं, समझते आए हैं। लेकिन अपने आप को उसके लिए जागरूक रहना है, सही पहनावा पहनना है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, और उसके साथ ही अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी है। चाहे आप तुम कितनी भी आगे बढ़ जाओ, कितनी भी सीईओ बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन यदि अपनी सुरक्षा का अपना ध्यान खुद ने नहीं रखा, तो फिर अपन सारा दोष किसी और पर नहीं डाल सकते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि आत्मसम्मान और अपनी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान खुद रखते हुए फिर अपन किसी और पर कुछ भी करें, तो उसके अनुरूप यदि अपन व्यवहार करेंगे तो शायद इन घटनाओं का मतलब कुछ रोक सकते हैं। नारी का जो सबसे पहला जो ऑर्नामेंट कह सकते हैं, जो वो मर्यादा, शादी, लज्जा, तो इसका हर महिला जो इस प्रोग्राम को देख रही है, हमारे जो सारे दर्शक हैं, कि सबसे पहले नारी दिवस पे हम यही संकल्प लें कि हम शालीन और मर्यादित रहें, तो हम वास्तव में एम्पावर्ड हैं। मेरा ये मानना है, सबसे पहला जो ऑर्नामेंट है नारी का, वो शालीनता और मर्यादा है। राइट, एग्री करते हैं। एक लास्ट मेरा ये राय है कि कॉन्फिडेंस एंड ईगो फॉर लेडीज
both are equal? ये Or तो- where you or that is misused, or we can say the confidence word is I think confidence most of the time is Hmm. misjudged as ego in women's. in women. क्योंकि या इन women's society अगर women कोई बहुत confident है और बहुत अच्छा कुछ हाँ। काम कर रही है, वो opinionated है, उसको पता है कि किस दिशा में बढ़ना है, वो अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल sorted है, उसको सब पता है अपनी लाइफ के बारे में, बिल्कुल क्लैरिटी है। तो अगर वो महिला कहीं कुछ आके कहती है तो लोग बोलते हैं बहुत इगोइस्टिक है। तो आज के टाइम में ये भी एक स्ट्रगल है महिलाओं के लिए कि अगर आपको बहुत कुछ पता है और आपको आपके पास बैठे पुरुष से ज्यादा पता है, तो आप शायद कॉन्फिडेंस से ज्यादा इगोइस्टिक कहलाएंगे। वहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को कहे तो ये तो नॉर्मल चैट का एक अवसर मिल जाएगा हमें। तो ये मेरे को लगता है परसेप्शन का ही फर्क है, हाँ, तो उसे शिफ्ट करना बहुत आवश्यक है हमारी सोसाइटी में। कि कॉन्फिडेंस को ईगो ना बट मैं एक चीज जरूर कहना हाँ। चाहूंगी कि सोसाइटी इज चेंजिंग एट लार्ज, क्योंकि जब हम जैसी महिलाएं या पुरुष की बात कर रही है तो हम ही ऐसे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं जो आगे आने वाले भविष्य का हिस्सा होंगे। तो हमने हमारे बच्चों को अच्छी परवरिश दी है, ऐसा मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आज की जनरेशन की जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों के माध्यम से एक सुंदर भविष्य का निर्माण करती है भारत के लिए। तो हम बहुत होपफुल हैं आगे आने वाले भारत के लिए, आगे आने वाली हमारी बेटी के लिए, हमारी बेटियों के लिए, भारत के भविष्य के लिए। तो मैं बहुत आई एम वेरी होपफुल अबाउट। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आत्मविश्वास और ईगो जो है, आत्मविश्वास और ईगो, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो। तो आज क्या होता है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मसम्मान को महिलाएं ईगो में बदल देती है और अपने ईगो को आत्मसम्मान का रूप दे देती है ना। तो मेरा ये कहना चाहिए है कि आप कितने भी सशक्त हो और चाहे कितने भी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, लेकिन उसके साथ आपकी संस्कृति, संस्कार, मर्यादा और मूल्यों का समावेश होगा। तो आप जो भी व्यवहार करेंगे वो आपका एटीट्यूड नहीं लगेगा और न ही आपको किसी को सामने ईगो लगेगा। वो अगले की नजर है कि यदि वो उसको आपके दृष्टि में उसको वैसा देखता है, लेकिन आप नजरिए का भी फर्क हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप अपने आप में कभी रिग्रेट ना करेंगे कि मैंने अपने कॉन्फिडेंस को ईगो के रूप में लोगों के सामने पेश किया। तो जिस किसी की भी ये आदत ना है, तो आज जो कोई भी सुन रही है वो इस चीज को ध्यान दे और अपने आत्मसम्मान को ईगो के रूप में परिवर्तित ना होने दे, ऐसा व्यवहार वो लोग करें। उसके साथ में अपने संस्कार, संस्कृति, मर्यादा और मूल्यों का समावेश रखें, ताकि लोगों को ये महसूस ना हो कि आप इगोइस्ट हैं। बहुत सुंदर बात। तो बी कॉन्फिडेंट, आज सभी जो महिलाएं हैं उनसे एक ही बात करेंगे, बी कॉन्फिडेंट। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं अपना विजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहला विजन, जैसे महिलाओं को नेतृत्व की मुख्य धारा में लाना। दूसरा विजन, युवाओं को, बच्चियों को, बालिकाओं को आज के एआई के ज़माने में, आधुनिकता की दौड़ में संस्कारों के साथ मूल्य आधारित उद्यमिता की ओर प्रेरित करना और उनको सुरक्षित रखना और समाज को संगठित शक्ति में बदलना। इन्हीं उद्देश्यों के साथ, इन्हीं विजन के साथ लेकर हम आज समाज के सभी संगठनों के साथ मिलकर कार्यरत हैं। My vision for this International Women's Day is कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसे हम साल में एक दिन ना मनाएं। महिला अपने अस्तित्व को हर दिन मनाएं, हर पल मनाएं, हर दिन एक खुश मिजाजी से उसे मनाएं, हर दिन अपने आप को ये समझ के जिए कि ये बहुत खूबसूरत हमें भगवान ने एक मैं कह सकती हूँ गिफ्ट दिया है, जिसके साथ हमें यहाँ धरती पे भेजा है। हम उसको जिए और खुश मिजाजी से जिए। तो जितनी भी हमारे आसपास की, मेरे यहाँ आसपास में जितनी भी अंडर प्रिविलेज बच्चियाँ हैं, तो उनके लिए मैं एजुकेशन की, और जैसे ही अभी मैंने मेरी बात में आप लोगों के सामने भी रखा था, लीगल एडवाइजरी की, उनकी डिजिटल लिटरेसी की, इस तरह के कोर्सेज से मैं उन्हें सक्षम बनाना चाहती हूँ। और ऐसी अंडर प्रिविलेज जो हमारी बहनें हैं जिनके पास काम नहीं है या किसी भी तरह के अभाव में है, तो मैं उनकी भी इस तरीके से मदद करना चाहती हूँ कि इस तरह की उन्हें लिटरेसी प्रदान की जा सके, उन्हें सक्षम बनाया जा सके, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे किसी पे। मुझे ऐसा लगता है कि भौतिक चीज़ों के लिए डिपेंडेंट ना रहे, अपने जीवन की चर्या आराम से अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर सके, ऐसी मैं सक्षम बनाना चाहती हूँ। हमारी जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं उन सबको पुनः मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। यहीं पे हम इस परिचर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।